हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी की मौत को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर की भी मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई भी जीवित नहीं बच पाया है। और मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ स्क्रीन पर आ जाएं और कुछ अहम जानकारियां इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल ये 6 बड़ी अपडेट्स हैं इस हादसे से जुड़ी जो आपको बता रहे हैं। पहला, हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। दूसरा, हादसे में विदेश मंत्री हुसैन अमीर की भी जान चली गई जो हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति के साथ सवार थे। तीसरा, 19 घंटे बाद हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिल गया है जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जारी इस मेगा कवरेज में एक एक हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है और साथ ही हेलीकॉप्टर के मलबे की तस्वीरें, वीडियो भी जिस तरीके से सामने आ चुका है वो तस्वीर भी आपने देखी। अब हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी जीवित नहीं बचा है। हालांकि ईरान के अगले राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर होंगे। ये एक और सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त। समीर जी हां, और आपको हादसे के पहले और हादसे के बाद की अब 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। एक एक अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है। उड़ान भरने से पहले की तस्वीर आप देखिए। अजरबैजान के दौरे पर थे इब्राहिम रईसी और वहां से लौटते वक्त ये हादसा हो गया। जब हेलीकॉप्टर में थे सवार उस वक्त की तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। और अब हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद किया जा चुका है। मौत की एक तरह से पुष्टि होती हुई भी नजर आ रही है इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर की। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से सुर भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगली बड़ी खबर है और अपडेट यही देना चाहेंगे क्योंकि रईसी की मौत पर आईआरजीसी के बयान को लेकर अब खबर आ रही है समीर, क्योंकि हादसे में शव बुरी तरीके से जल चुके हैं और कुछ शवों की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। तो जिस तरीके से अभी तक लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, तलाश थी उस इंपॉर्टेंट लोकेशन की जहां पर यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और जिस तरीके से अभी तक तस्वीरों के आधार पर, वीडियो के आधार पर यह साफ हो गया है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की इस हादसे में मौत हो चुकी है। और अब रईसी की मौत पर आईआरजीसी का यह बयान। और आइए अब आपको बताते हैं कि हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी के साथ कौन कौन लोग सवार थे। उनकी पूरी डिटेल इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जो तमाम हस्तियां जिनकी मौत हुई उनकी तस्वीरों के साथ डिटेल आपके सामने है। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति ईरान के, इसके अलावा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान विदेश मंत्री ईरान के, इसके अलावा आयतुल्ला अल हाशमी वो भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। इमाम हैं एक मस्जिद के जो कि इब्राहिम रईसी के साथ सफर कर रहे थे। इसके अलावा मलिक रहमती जो कि गवर्नर हैं पूर्वी अजरबैजान के प्रांत के, वो भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनकी भी जान चली गई है, उनकी भी मौत हो गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा दें। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं विश्लेषक के तौर पर। और ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मनीष झा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अभी जो क्रैश साइट है वहां से बिल्कुल ताजा लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास, वो आप हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल समीर, देखिए 18 घंटे के बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश के 18 घंटे के बाद आखिरकार ईरानियन एजेंसी ने, ईरानियन अथॉरिटी ने ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी, ईरान के विदेश मंत्री और इसके अलावा बाकी और 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि उनके बॉडी मिल गए हैं और उनके जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलने के बाद फिर आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। तो 18 घंटे तक काफ़ी मशक्कत के बाद पहले हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढा गया और फिर उनकी बॉडी मिली और उसके बाद से ईरान ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री और उनके साथ हेलीकॉप्टर पर सवार बाकी 7 लोग वो अब जीवित नहीं है। तो ईरान के सामने सबसे बड़ा संकट इस वक्त आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार ईरान और इजराइल के बीच टकराव चल रहा था। कल ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान गए थे, वो मुल्क
जिससे ईरान की दुश्मनी पहले चल रही थी, लेकिन दोस्ती करने की कोशिश हो रही थी। वो मुल्क जहां पर इजराइल के काफी संख्या में मोसाद और दूसरी एजेंसी मौजूद है, वहां से लौटते वक्त ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और आखिरकार ईरानियन रेस्क्यू टीम को राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और बाकी 7 लोगों की बॉडी मिल जाती है। हादसा है या साजिश, इसको लेकर तो लगातार सवाल। लेकिन त्रिपाठी सर, इस वक्त में यह खबर आना, ईरानी राष्ट्रपति की मौत की यह खबर दुनिया के लिए क्या संदेश उसमें जाता है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज युद्ध के हालात में जिस लिहाज से हम हर पहलू पर चर्चा करते हैं, ईरानी राष्ट्रपति का ना होना, क्या यह साजिश का संकेत है? देखिए सुरभि, ये दोनों हो सकता है। इस स्टेज पर तो चलिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो माहौल बना था और जैसे ये लड़ाई वहां पर चल रही है, पूरे मिडिल ईस्ट का जो माहौल है, उसके हिसाब से इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिन तरीकों से हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा था कि 3 हेलीकॉप्टर जाते हैं, 2 ठीक ठाक आकर के लैंड कर जाते हैं, एक हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति हैं, जो सबसे सेफ होना चाहिए, वही क्रैश लैंड करता है। दोनों ऑप्शंस हैं। यस, अगर मौसम खराब है, बिल्कुल टॉप पर जैसे वो जाके गिरा है, तो हो सकता है कि वो मौसम की वजह से है। लेकिन दूसरा भी ऑप्शन हम रूल आउट नहीं कर सकते कि बाकी हेलीकॉप्टर अगर आ जाते हैं तो ये कैसे क्यों नहीं आया। तीसरी चीज़, जो वहाँ पर माहौल चल रहा है, जैसा युद्ध का चल रहा है, इजराइल या जो हमास के बीच में हौतीज़ या हिजबुल्लाह, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब मिलके हैं जो ईरान बैक कर रहा है। तो इसमें जरूर ये हो सकता है कि कोई ना कोई इनके पीछे पड़ा हो कि इनके राष्ट्रपति को ख़त्म किया जाए, जिससे कि जो है ये चीज़ें कम हो जाए या इसके ऊपर असर पड़े। और असर तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईरान के अंदर ही देखिए उथल पुथल शुरू हो गई है, क्योंकि अभी कौन उनका राष्ट्रपति बनेगा। बिल्कुल, और इसी उथल पुथल से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें। ईरान के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी ईरान के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुकबर, उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। 50 दिन के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ईरानी संविधान के मुताबिक 50 दिन के अंदर चुनाव कराया जाता है और उससे पहले मोहम्मद मुकबर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है ईरान से। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, निश्चित तौर पर इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में देश का नेतृत्व कौन करे, ये जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को दी गई, लेकिन 50 दिन के अंदर अंदर चुनाव भी कराया जाएगा। देखिए समीर, ये भी हमारे क्योंकि नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुकबर, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ऐसा बैकग्राउंड क्या है कि उन्हीं को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद अब राष्ट्रपति बनाया गया। देखिए, मोहम्मद मुकबर जो है वो इराक और ईरान की वॉर के अंदर सर्व कर चुके हैं। 1980 के दशक में ट्रेन फाइटर हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये इंटरनेशनल रिलेशंस और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टरेट कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनके अलायंस के साथ, ईरान के अलायंस के साथ, खासतौर पर रशिया के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध है। 2022 में जब रशिया को शाही ड्रोन चाहिए था तो यही नेगोशिएशन के लिए रशिया गए थे 2022 अक्टूबर के अंदर, और इन्होंने ही डील फाइनलाइज की थी। तो ये निश्चित तौर पर इनकी कुछ एक्सपर्टीज हैं जिसकी वजह से इनको बनाया गया। और खास बात यह भी कि इनका जो ताल्लुकात हैं, जो प्रोविंसेस जिसको आप कहते हैं कि आसपास के इलाकों में भी बहुत अच्छे हैं, ग्राउंडेड हैं। तो यही वजह है कि इनको राष्ट्रपति जरूर बनाया गया। हालांकि ये एक्टिंग एग्जीक्यूटिव होंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले वक्त में अगर इनके परफॉर्मेंस को, इनके काम को देखा जाता तो निश्चित तौर पर इन्हीं को राष्ट्रपति बनाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल आपसे राजेश सर, जो बात मैंने यहां सर से, त्रिपाठी सर से पूछी थी, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ईरानी राष्ट्रपति की मौत की खबर, इन हालात को देखते हुए क्या मतलब आप समझाना चाहेंगे? क्योंकि मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए जिस तरीके से स्पेक्यूलेशंस अभी तक लगाए जा रहे थे, जो ईरान की भूमिका थी, क्या ये मान लिया जाए उस आधार पर कि ये कहीं ना कहीं किसी के निशाने पर थे? देखिए, सारे लीडर्स जो हैं सब निशाने पे हैं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो तनाव अभी मिडिल ईस्ट में है, ये जो इनकी मौत हुई है, इसकी टाइमिंग इससे खराब नहीं हो सकती थी। ये बहुत ही गलत समय पे हुआ है ये हादसा। अगर ये हादसा हुआ है तो बहुत ही गलत समय पे हुआ है, और अगर ये कोई साजिश है तो ये साजिश जो है मसला हल करने के बजाय इसको और पेचीदा बना देगी। तो मेरे को लगता है कि इस तरह की टेंशन्स में लोग इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे और प्रेशर बढ़ेगा जो है, अगर इसमें कुछ साजिश का
की पुष्टि हो जाती है तो मेरे ख्याल में ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर बनेगा अपनी पॉपुलेशन के थ्रू और अपने जो उनका जो पावर स्ट्रक्चर्स है उनके थ्रू के कुछ ना कुछ एक्शन वो ज़रूर लें। हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी धमकी दे दी है, तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी फ्रंट्स पे उनको काफ़ी इंटेंस लड़ाई करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही गलत टाइम पे हुआ। बिल्कुल, हादसे को लेकर और साजिश को लेकर हर लिहाज से इस बारे में हम कर रहे हैं चर्चा। इस बीच आपको बता दें, रईसी पर जो बाइडेन को भी ब्रीफ किया गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां बाइडेन को अब रेस्क्यू पर भी जानकारी दे दी गई है और बाइडेन का ऑफिसर्स को यह निर्देश है अपनी तरफ से कोई सूचना साझा ना करे, आधिकारिक ऐलान का इंतजार करे। तो जो बाइडेन को अब पूरी तरीके से ब्रीफ कर दिया गया है और ये ब्रीफिंग लेने के बाद समीर इंपॉर्टेंट है कि जो बाइडेन ने भी अपने ऑफिसर्स को ये निर्देश दे दिए हैं कि वो अपनी तरफ से कोई भी जानकारी को साझा ना करे, बशर्ते वो आधिकारिक ऐलान का इंतजार जरूर करे और तब कोई बयान दे। बिल्कुल, और सुरभि अभी थोड़ी देर पहले ही हम जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका ने चुप्पी बनाकर रखी हुई है। इस खबर के सामने आने के बाद उसके पीछे की वजह भी पता चल गई है इस ब्रीफिंग को लेकर जो खबरें सामने आई हैं। और देखिए, हादसा या साजिश, 5 थियरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को कुछ लोग हादसा बता रहे हैं तो कुछ साजिश। अगर ये साजिश है तो क्यों, ये आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहली थियरी, रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। दूसरी थियरी, किसी हमले की वजह से यह दुर्घटना हुई। माना यह जा सकता है इस थियरी के अंतर्गत कि कोई हमला हुआ हो और उसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। तीसरी थियरी, इजराइल या गाजा से कोई मिसाइल अटैक हुआ हो। इस थियरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन चौथी थ्योरी पर भी जरा गौर करिए, क्योंकि ईरान पर बैन, हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। और पांचवी थ्योरी, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ। और इसमें सबसे जरूरी बात समीर, क्या इजराइल ने किसी भी साजिश से हालांकि इनकार किया हादसे के बाद। अमेरिका में भी जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग हुई है उसी के तहत ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी अब चुन चुनकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और अपने ऑफिसर्स को भी समीर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आधिकारिक ऐलान आने का इंतजार करें। बिल्कुल पुष्पेश जी, किस तरह से आप देखते हैं और इस घटना के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण है उनमें किस तरह का बदलाव मुमकिन है? इजराइल और ईरान की अदावत इस वक्त चरम पर थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और अब साजिश के तमाम एंगल्स भी हमारे सामने। मुझे लगता है कि साजिश हो या हादसा हो, उससे ज़्यादा कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात हमारे लिए समझना है कि इसका असर अब क्या होने वाला है। हाँ। न केवल अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर बल्कि ईरान की राजनीति पे। सुनित ने बड़ी रोचक बात कही थी कि जो उपराष्ट्रपति आप कार्यकारी राष्ट्रपति बने हैं वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनके रूस से संबंध बड़े अच्छे हैं, वो टेक्नोक्रेट हैं, विद्वान हैं, आदि आदि। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि 1980 के दशक में वो लड़ाई में हिस्सा भी ले चुके हैं। अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल जो उठता है ईरान के संदर्भ में आज वो पीढ़ीगत है। जो वहाँ खमैनी हैं वो 85 वर्ष पार कर चुके हैं और ये सज्जन भी उस पीढ़ी के नहीं हैं जहाँ आज ईरान की बहुसंख्यक युवा जनता है। तो जो रस्साकशी वहाँ मुल्लाओं के बीच में और सेना के बीच में चल रही है। रईसी की मौत का आधिकारिक ऐलान देखिए हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे पर आधिकारिक ऐलान, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने ऐलान कर दिया है इब्राहिम रईसी की मौत का। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान चली गई है, उनकी मौत हो गई है। ये ऐलान अब औपचारिक तौर पर भी ईरान की न्यूज एजेंसी ने कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने ऐलान कर दिया है रईसी की मौत का। बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है कि किस तरीके से अब ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी की तरफ से भी हेलीकॉप्टर हादसे में आधिकारिक ऐलान, मौत का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस बीच रईसी की मौत के बाद ईरान में इमरजेंसी की मीटिंग को लेकर भी इस वक्त एक खबर आ रही है, जहां रईसी के अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा की जा रही है और आगे के फैसलों को लेकर जाहिर सी बात है इस इमरजेंसी मीटिंग में चर्चा की जा रही है। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आधिकारिक ऐलान हो चुका है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर यह कि अब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है रईसी की मौत के बाद ईरान में, जहां अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा हो रही है और आगे के फैसलों को लेकर भी चर्चा। इस मीटिंग के बारे में, इमरजेंसी मीटिंग के बारे में क्या अपडेट सुमित?
देखिए कहा यह जा रहा है कि मीटिंग के अंदर ना सिर्फ ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय शोक किस तरीके से, क्योंकि देखिए अब ऑफिशियल हो चुका है कि अब ना सिर्फ रईसी बल्कि उनके साथ जो बाकी लोग थे उनके भी मारे जाने की बात कही जा रही है, और खास तौर पे ये भी कि कैसे इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए ये भी देखा जा रहा है। हालांकि जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, बाकी चीज़ों को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अलावा भी जो बाकी पूरे देश के अंदर जो चीज़ें संभालनी हैं, जो चीज़ें करनी है, उसको लेकर ये मीटिंग की गई है कि किस तरीके से इसको लेकर तैयारी की जाएगी और राष्ट्रीय शोक कितने दिन का होगा, ये सारी चीजों को लेकर अभी ये मीटिंग की गई है। लेकिन मनीष, हम जिन थ्योरीज के तहत बात कर रहे थे, ईरान की तरफ से किस थ्योरी पर खास तौर पर इस वक्त गौर किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अजरबैजान से लौट रहे थे ईरान के राष्ट्रपति। ठीक है। 3 हेलीकॉप्टर, 3 में से 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित निकल जाता है। केवल उसी हेलीकॉप्टर को हादसे का शिकार होना होता है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री मौजूद हैं। एक बार अगर ये मानकर चलें कि हादसा हुआ होगा मौसम की खराबी की वजह से, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस 3 हेलीकॉप्टर में जो सबसे बढ़िया हेलीकॉप्टर था, जो सबसे कुशल पायलट था, वो उसे चला रहा था। तो फिर आखिरकार ईरान के राष्ट्रपति का ही हेलीकॉप्टर मौसम की चपेट में क्यों आया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि चूंकि लोकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, लोकेशन है अजरबैजान के ठीक पास का इलाका, और ऐसे में आशंका है, ईरानियन सिक्योरिटी एजेंसी का आशंका है कि जब अजरबैजान में ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे, हो सकता है कि कहीं ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के साथ कोई सबोटाज किया गया होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अजरबैजान में मोसाद और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी की अच्छी खासी प्रेजेंस है। उन्हें पता था कि अभी इवेंट क्या होना है, उन्हें एक्सेस भी वहां पर हासिल थी। वैसी स्थिति में इसकी गुंजाइश है। ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि अजरबैजान में मोसाद और इजरायली जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी मौजूदगी है। इजराइल पर निश्चित तौर पर अगर हम शुरुआती तौर की बात करें तो शक जाता है, रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ या फिर किसी साजिश का शिकार हुआ। आपके सामने हम 6 सवाल रखने जा रहे हैं और इन 6 सवालों में क्या जवाब निकलकर सामने आता है वो भी आपको बताएंगे। पहला सवाल, क्या साजिश के पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है? वजह, ईरान हमास हिजबुल्लाह का हथियार सप्लायर था। हमास और हिजबुल्लाह प्रॉक्सी संगठन माने जाते हैं ईरान के ही। दूसरा सवाल, अजरबैजान के साथ मिलकर यह साजिश रची गई क्या? इसकी वजह, आर्मेनिया को ईरान ने हथियार भेजे थे। हालांकि देखिए तीसरा सवाल, जहां क्रैश के पीछे यूक्रेनी एजेंट को लेकर भी बड़ा इनपुट मिल रहा है, और ऐसा क्यों कह रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि ईरान रूस को शाहिद ड्रोन लगातार जिस तरीके से सप्लाई कर रहा था, इस वॉर फ्रंट में यह सहयोग, इसको लेकर समीर हर बार हम चर्चा जरूर करते आए हैं। अब चौथा सवाल, जहां ईरान के विद्रोही गुटों की तरफ से क्या यह साजिश रची गई है? क्योंकि सुलेमानी की मौत रईसी के रुख से नाराज जिस तरीके से सामने आए हैं, उसको देखते हुए ये तमाम स्पेक्यूलेशंस हैं, और उसी आधार पर ये सवाल समीर हम सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, आपके जहन में जो सवाल है उसके जवाब देने की कोशिश हो रही है यहां पर। पांचवा सवाल, नेटो और उसके सहयोगियों का हाथ है क्या इसके पीछे? वजह, अरब में अमेरिका और नेटो के सेंटर ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट रहे हैं, ये उसका बदला भी हो सकता है। तमाम तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, इनमें से किस एंगल पर साजिश के आपको भरोसा होता दिखता है? क्योंकि जो समीकरण हैं ईरान और इजराइल के, अमेरिका के, वो सबके सामने हैं। साजिश के किस एंगल पर आपको यकीन होता नजर आ रहा है? समीर, देखिए, मैं 3 पॉइंट कहूंगा जिसको कि मैं लेके चलूंगा जी, जो आपने 5 रखे हैं। एक तो जो मोसाद की बात आप कह रहे हैं, माना जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि हम अभी उसको बिल्कुल तो हम नहीं कहेंगे कि हाँ उनका हाथ है ही, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। इससे पहले देखिए, मैं लिंक करना चाहूँगा कि इससे पहले 2010 से लेकर 2015 के बीच में 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के मारे गए थे, और उनमें माना गया था इन्हीं का, इजराइल का हाथ था, मोसाद का हाथ था। उसके बाद जो बाकी असैसिनेशंस हुए हैं, लेटेस्ट हम लोग देखते ही थे, पता ही है सुलेमानी का, उसमें देखिए डायरेक्ट अमेरिका ने किया है। तो दूसरा जो आपने क्वेश्चन था आपका कि ये नाटो और उसके सहयोगी हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो प्रेजेंट रियासी थे बिल्कुल ही अलग जा रहे थे, और न्यूक्लियर जहाँ तक एनरिचमेंट का था, इनको 60% तक पहुँच गए थे
इनरिचमेंट पर, 90% पर हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, प्रोसेस्ड यूरेनियम। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी। और देखिए, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें एक अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर दुख जताया है। रईसी के निधन से दुख हुआ। रईसी ने भारत और ईरान के संबंधों को और मजबूती दी, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक बयान में कि इब्राहिम रईसी की मौजूदगी में उनके 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और ईरान के संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। और पुष्पेश जी, इसी सिलसिले को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है और कहा है कि इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में भारत और ईरान के संबंध और मजबूत हुए। और हाल ही में जो चाबहार पोर्ट समझौता हुआ था भारत और ईरान के बीच, वो भी इसकी एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में हमारे प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, मगर एक बुनियादी बात यह है कि दो देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं वो व्यक्तियों के रहने न रहने पर निर्भर नहीं करते। जो राष्ट्र हित होता है उनका कितना संयोग होता है, जिसे अंग्रेजी में कोइंसिडेंस या ओवरलैप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रों के जो हित होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। अक्सर ये दुहाई दी जाती है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो इटर्नल एनिमीज, बट नेशनल इंटरेस्ट इज इटर्नल। मगर भूगोल के साथ, इतिहास के साथ, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ये भी बदलते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाबहार का बंदरगाह फिर से एक बार भारतीय योगदान के लिए खुलने की संभावना उभरी है, मगर अब ये भी नहीं भूल सकते ये वो इलाका है जहाँ चीनी बहुत सक्रिय हैं, जहाँ अनेक बार बलूचिस्तान के इलाके पर आतंकवादी हमले हो चुके हैं, चीनी इंजीनियर अपनी जान गंवा चुके हैं और उनकी मौजूदगी वहाँ बनी पड़ी हुई है। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि ईरान के रिश्ते बहुत करीबी चीन के साथ हैं। तो जहाँ तक रूस और भारत के संबंध है वो मैत्रीपूर्ण है, मगर भारत और चीन के संबंधों को उतना मैत्रीपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इस समीकरण में पाकिस्तान भी कहीं आता है, जिसकी सरहद बलूचिस्तान की जुड़ी हुई है ईरान के साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है इस जटिल समीकरण के बारे में सरलीकरण कहना कि किसी एक व्यक्ति के रहने या न रहने से हमारे संबंध कितने। और इस समझौते को लेकर सर एक तरह से अमेरिका ने भी आंख दिखाने की कोशिश की थी, एक तरह की वार्निंग दी थी, लेकिन जाहिर है उसको नजरअंदाज करते हुए हमने अपने देश के हित को सर्वोपरि रखा। बिल्कुल, हम लोगों ने अमेरिकी दबाव के सामने एकाएक अपने घुटने नहीं टेके, मगर कुछ हमने रियायतें की अमेरिका के पक्ष में। हमने चीन से अपने तेल के आयात की मात्रा घटाई, हमने चीन को, ईरान को हर समय समर्थन देने से इनकार किया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या सुरक्षा परिषद हो। और मुझे लगता है इसके लिए अमेरिका ही नहीं, हमारे इजराइल के साथ जो रिश्ते विकसित हुए हैं उनका भी प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल। और इस बीच ये तस्वीरें तो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक सवाल राजेश सर, वापस उसी बात पर आऊंगी जहां हम साजिश के तहत आज ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर साजिश को रूल आउट ईरान भी नहीं करता है, इन तमाम स्पेकुलेशंस और थ्योरीज के आधार पर ये सवाल कर रही हूं सर, तो जाहिर सी बात है ईरान का अगला कदम भी खौफनाक हो सकता है। ज़रूर, जो ईरान जो है उनके पास भी कुछ इंटेलिजेंस ज़रूर होगी और इंडिकेशंस उनको भी मिल गए होंगे कि ये किस तरह से किस तरह की थ्योरी में ज़्यादा दम है। तो उस अब उनका जो रिएक्शन है, उन्होंने अभी एक इमरजेंसी मीटिंग करी है, पहले तो वो ज़रूर इस पे जोर देंगे कि किस तरह का राष्ट्रीय शोक होना चाहिए, लेकिन जो सक्सेशन है उसको भी उन्होंने पक्का करना है। और उसके बाद अगर कुछ रिस्पांस करना है, अगर इसमें साजिश है और उसके लिए रिस्पांस है,